नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सारे साथी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होगे। तो सारे भाई मेरे जल्दी से आ जाओ, फटाफट से उपस्थित हो जाओ। कैसे हैं आप सभी का प्यार भरा नमस्कार है सभी को। ठीक है, सारे भाई जल्दी से आ जाएंगे। और बच्चे, फाइनेंशियल रिलेशन पर हम बातचीत कर रहे थे। आर्टिकल 264 कल आपको बताया था, कुछ समितियां बताई थी केंद्र राज्य संबंधों के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने फाइनेंशियल रिलेशन स्टार्ट किया था, वित्तीय संबंध स्टार्ट किया था। 264 बताया था जिसमें निर्वचन की बात थी, इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या। किसकी व्याख्या? तो वित्त आयोग की व्याख्या करता था वो। ठीक है, और वित्त आयोग होता है आपका 280 281 में। 280 का जो क्लॉज 1 था वो मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट संविधान लागू होने के 2 वर्ष के भीतर भीतर एक वित्त आयोग बनाएंगे जो हर 5 साल में फिर से बनाया जाएगा, या उससे पहले भी। ठीक, उसके बाद मैंने आपसे कहा था 280 का क्लॉज 2 था, वो सदस्यों की योग्यताएं और अर्हताएं की शक्ति संसद को देता था कि पार्लियामेंट इसका निर्धारण खुद करेगी। और पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया था, एक अधिनियम बनाया था, एक कानून बनाया था जिसमें साफ कहा गया था कि भाई, पहले तो कानून का नाम क्या था? वित्त आयोग उपबंध अधिनियम। वित्त आयोग उपबंध अधिनियम, फाइनेंस कमीशन कंडीशन एक्ट 1951 वाला, याद है आपको? इतनी बातें हो गई थी हमारी, बोले जल्दी से। इतनी बातें हो गई थी हमारी, जल्दी से बोलिए, थम्स अप जरूर कर दीजिएगा। इतनी बातें हो गई थी। विश्वजीत यहीं से आगे बढ़ना है, सचिन, जनार्दन, साक्षी, ओम साहू, सॉरी उमेश साहू, रुखसर खान। ठीक है, इतनी बातें कल हो गई थी, एक बार से थम्स अप जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राधे। ठीक है, इतनी बातें हो गई थी कल वाली क्लास में। मैंने आपको वित्त आयोग में सदस्यों की जो योग्यताएं थी वो संसद पे डिपेंड करती हैं, संसद उसका निर्धारण करती है। और संसद हर 5 साल में ये कहे कि इस बार ये योग्यता होगी, ये योग्यता होगी, ये बेकार की बात है। इसलिए उसने एक कानून बना दिया, वित्त आयोग उपबंध अधिनियम, फाइनेंस कमीशन कंडीशन एक्ट। यहीं तक की बात हो गई थी। C2Y मनोज, AKS, साक्षी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब मेंबर्स की बातें करते हैं। मेंबर्स कितने थे बच्चे यहाँ पर? टोटल मेंबर्स कितने थे आप जानते हैं? फाइनेंस कमीशन में से टोटल मेंबर्स थे 5। प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते थे। टोटल मेंबर्स कितने थे? टोटल मेंबर्स यहाँ कितने थे? कुल सदस्य कितने थे बच्चे? सर टोटल थे 5। 5 मेंबर थे, और इन 5 में से एक होता था आपका हेड, एक होता था हेड, एक हेड होता था, एक अध्यक्ष होता था, और बाकी के 4 होते थे अन्य। बाकी के 4 होते थे अन्य। बाकी के 4 होते थे अदर मेंबर, अन्य सदस्य। इन 4 में बच्चे, ठीक, अब मैं आपको एलिजिबिलिटी इनकी बताता हूं कि क्या होनी चाहिए। ठीक, जनार्दन भाई, पर क्लास भले ही रिकॉर्डेड देखो जनार्दन, लेकिन देखा जरूर करो। मिस कर दोगे तो एकदम से लोड पड़ जाएगा, क्लासें काफी हो जाएंगी, फिर आप दिक्कत में आएंगे। ठीक, अध्यक्ष कौन होता है? वह व्यक्ति जो लोक या सार्वजनिक मामलों का ज्ञाता हो। अध्यक्ष के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? अध्यक्ष के लिए क्वालिफिकेशन है कि वह व्यक्ति जो लोक या सार्वजनिक मामले, लोक समझते हैं आप? वह व्यक्ति जो लोक या सार्वजनिक मामलों का, लोक या सार्वजनिक मामलों का, सार्वजनिक मामले ना समझ में आए इंग्लिश में लिख लेना, पब्लिक अफेयर्स। पब्लिक अफेयर्स, लोक या सार्वजनिक मामलों का यानी कि पब्लिक अफेयर्स का ज्ञाता हो, मतलब नॉलेज रखता हो। पब्लिक अफेयर्स का ज्ञाता हो। लोक या सार्वजनिक मामलों या पब्लिक अफेयर्स का क्या हो? ज्ञाता हो। वैसे तो ये बच्चे IAS अधिकारी ही होते हैं, ये IAS अधिकारी ही होते हैं, लेकिन कौन सा IAS अधिकारी बनेगा? तो जिसको पब्लिक अफेयर्स, जिसको अपने आसपास के जो भी फाइनेंस रिलेटेड मामले हैं, जो एक दूसरे से संबंध रखने वाले मामले हैं, उनकी नॉलेज रखता हो कि किस तरीके से केंद्र को राज्य से डील करनी चाहिए या राज्य को दूसरे राज्य से डील करनी चाहिए, इन चीजों की नॉलेज रखता हो। ठीक है, वैसे ये होते IAS अधिकारी हैं। ठीक है मनोज भाई, बोलिए। क्लास 10th
आपके ऐप पर 2026 बैच हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम? बेटा दोनों के लिए है, सीबीएसई या स्टेट बोर्ड सबके लिए काम करता है, क्योंकि अब एनसीईआरटी सिलेबस चलता है, तो वो क्लास 9, 10, 11, 12 के जो बैचेस हैं वो सबके लिए एक है, ठीक है, सबके लिए एक। चलिए, 4 अन्य सदस्यों में कौन कौन है? 4 अन्य सदस्यों में बच्चे एक व्यक्ति वो होगा जो हाईकोर्ट का जज होगा, या हाईकोर्ट का जज बनने की क्या रखता होगा? योग्यता होगा, ठीक है, हाईकोर्ट का जज हो या बनने की योग्यता रखता हो। हाईकोर्ट समझते हैं? उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। हाईकोर्ट यानी उच्च न्यायालय का जज हो, उच्च न्यायालय का जज हो या बनने की योग्यता रखता हो, जज हो या बनने की योग्यता रखता हो, बनने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। तो अन्य सदस्यों में एक व्यक्ति तो ये होगा, अदर मेंबर जो होंगे उनमें एक व्यक्ति तो ये होगा, ठीक है, कि भाई हाईकोर्ट का जज हो या बनने की योग्यता रखता हो। बनने की योग्यता आपने अगर हाईकोर्ट पढ़ा हो कभी तो आप जानते होंगे, नहीं तो आप पढ़ेंगे। हाईकोर्ट में जज वो बनते हैं जिसे लोअर कोर्ट में जज के पद पर 10 साल कम से कम कार्य किया हो। लोअर कोर्ट जो होते हैं, जिन्हें आप सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं, अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, उनमें कम से कम 10 साल जज के पद पर कार्य किया हो या 10 साल हाई कोर्ट में वकालत की हो, वो यहां हाई कोर्ट का जज बनने लायक हो जाता है। राधे राधे राधा जी। चलिए, ठीक। दूसरा व्यक्ति कौन होगा इनमें? दूसरा व्यक्ति कौन होगा? तो दूसरा व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिसको भैया नॉलेज हो अकाउंट्स की। किसकी नॉलेज हो? अकाउंट्स और फाइनेंस की नॉलेज हो, जिसे लेखा यानी कि अकाउंट, जिसे लेखा का मतलब होता है बच्चे अकाउंट्स और वित्त यानी कि फाइनेंस, वित्त बोले तो फाइनेंस की नॉलेज हो, का ज्ञान हो। ज्ञान यानी कि नॉलेज, बात एक ही है, ठीक है। और तीसरा आप यहां किसे रखते हैं? तो तीसरा उसे रखते हैं जिसे वित्तीय मामलों के प्रशासन की जानकारी हो, अनुभव हो, ठीक है। कौन होता है? वित्तीय मामलों के प्रशासन का अनुभव। वित्तीय मामलों के जो आपके फाइनेंशियल मैटर होते हैं, वित्तीय मामलों के प्रशासन का अनुभव, वित्तीय मामलों यानी कि फाइनेंशियल मैटर्स के प्रशासन का अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, ठीक है भाई, ठीक। तो फाइनेंशियल मामलों के बारे में प्रशासन का मतलब होता है उन्हें चलाना, कि किस तरीके से फाइनेंशियल मामले आगे बढ़ाए जाते हैं, किस तरीके से उन पर वर्क किया जाता है, इसकी एक्सपीरियंस इसके पास होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। चौथा व्यक्ति जो आप लाएंगे मेरे बच्चे, वो यहां पर होता है अर्थशास्त्र का ज्ञाता। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स की अच्छी खासी नॉलेज हो, इसे अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो। तो ये आपकी योग्यताएं लिखी है मेरे बच्चे वित्त आयोग के सदस्यों के लिए, देख लीजिए। अध्यक्ष वो होगा जिसे लोक या सार्वजनिक मामले यानी पब्लिक अफेयर्स की नॉलेज हो, ठीक है। वैसे आईएएस ऑफिसर ही होते हैं अधिकतर। अन्य में हाई कोर्ट का एक जज होना चाहिए या जज बनने की योग्यता रखता हो। दूसरा व्यक्ति वो जिसे अकाउंट्स और फाइनेंस की नॉलेज हो। तीसरा व्यक्ति वो जिसे फाइनेंशियल मामलों का अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो कि कैसे इनसे डील किया जाता है। चौथा व्यक्ति वो जो इकोनॉमिक्स का ज्ञाता हो, अर्थशास्त्र की प्रॉपर नॉलेज रखता हो, हर चीज की, टैक्सेशन वगैरह सब कुछ इसे पता हो, ठीक है। तो ये है आपके 5 मेंबर। मैं नहीं समझता आपको वित्त आयोग पहले कभी ऐसे पढ़ने को मिला होगा कि सदस्यों की भी योग्यताएं आपको बताई गई होंगी। अब एक प्रश्न मैं आपके लिए लिखना चाहता हूं,
ठीक है। प्रश्न, कल मैंने इस क्वेश्चन का जिक्र ओरली किया था लेकिन आज लिखना चाहता हूं, आइएगा, कि वित्त आयोग के सदस्यों का कार्यकाल, वित्त आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग बोले तो फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, चाहे वो अध्यक्ष हो चाहे वो अन्य वाले हो, उनका कार्यकाल कितना होता है, टेन्योर कितना होता है, कार्यकाल होता है, कार्यकाल होता है, आपको बताना है कितना होता है, आपको बताना है ये टेन्योर होता कितना है। ऑप्शन भी दे रहा हूं आपको, ऑप्शन भी दे रहा हूं, ऑप्शन ए 5 साल, 5 साल, ऑप्शन बी है 7 साल, ऑप्शन सी दे रहा हूं आपको, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। अगर क्लास याद रहती है तो बिल्कुल आंसर कर पाएंगे आप, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, टिल दी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, टिल दी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, टिल दी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। और फोर्थ है आपका नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करता हूं सारे मेरे साथी आंसर कर पाएंगे इसका, सारे मेरे साथी आंसर कर पाएंगे। और जो चूक रहा है वो क्लास ढंग से नहीं देखता, जैसे प्रियंका जी ढंग से नहीं देखती हैं, ठीक है, प्रियंका जी ढंग से नहीं देखती है। मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया था, 5 ईयर प्लान को क्यों बंद कर दिया गया सर। सुनील भाई मैं 5 ईयर प्लान इकोनॉमी पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, हैं शायद गलत क्लास में आ गए हो आप, शायद गलत क्लास में आ गए हो आप, मैं इकोनॉमी नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। कल भी मैंने इस बात का जिक्र किया था, रुखसर खान भी गलत कह रहे हैं, प्रियंका जी ने भी गलत कहा था, ठीक है। आकाश सर मेरे को भी पढ़ना है, तो बच्चे पढ़ो, मना किसने करी है, मैंने किसी से रोक टोक थोड़ी करी है। जनार्दन भाई भी गलत कह रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग 5 साल आंसर कह रहे हैं उन्होंने कल वाली क्लास को ठीक से देखा ही नहीं है। 5 साल होता है मेरे बच्चे वित्त आयोग का कार्यकाल। मैंने आपसे कहा था कि राष्ट्रपति हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करेंगे, ये आर्टिकल 280 के पहले पॉइंट ने बोला था। ये वित्त आयोग का कार्यकाल होता है, लेकिन इनके जो सदस्य होंगे उनका कार्यकाल मेरे बाबू फिक्स नहीं है। वित्त आयोग का कार्यकाल पूछे, फाइनेंस कमीशन का टेन्योर पूछे, कल भी लिखा था 5 साल होता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके जो मेंबर होंगे उनका टेन्योर फिक्स नहीं है मेरे बच्चे। वो तब तक पोस्ट पे हैं जब तक किसका आशीर्वाद मिला हुआ है, वो तब तक पोस्ट पे हैं जब तक किसका आशीर्वाद मिला हुआ है, राष्ट्रपति का। यानी बीच में मान लो अगर अध्यक्ष का काम पसंद नहीं आया तो भाई केंद्र सरकार बोलेगी राष्ट्रपति जी इसको हटाओ, ये बेकार खाली बिली बन गया ये अध्यक्ष, हटाओ इसे, दूसरा बनाओ। या किसी भी अन्य सदस्य का काम पसंद नहीं आया, भाई इसको हटाओ, इसकी जगह दूसरा लाओ, इसमें काम करने का दम नहीं है, मजेदारी नहीं आ रही इसके काम में। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रपति का आशीर्वाद है आपके ऊपर तो आप पोस्ट पर हैं, अन्यथा हटा दिए जाएंगे। तो मैं यहाँ ये बात लिख भी देता हूं कि ये जो टोटल मेंबर होते हैं, इनका जो टेन्योर होता है, इनका जो कार्यकाल होता है, वो बच्चे क्या होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, टिल दी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, टिल दी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, ठीक है। ये होता है भैया आपकी बात, बहुत बढ़िया, जिन लोगों का सही था उनको बहुत अच्छा, ठीक है। कुमार सर मेरे को भी पढ़ना है या पढ़ाना है कह रहे हैं, पढ़ना है या पढ़ाना है कह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं आप। और मैं कुमार सर नहीं हूं मेरे भाई, ठीक है।
आगे बढ़े। अब वित्त आयोग के काम बचे हैं वो आपको बता देता हूं। 280 ही आर्टिकल चल रहा है अभी आपका। आइए वित्त आयोग के कार्य पर चलते हैं। वर्क्स ऑफ फाइनेंशियल कमीशन, वर्क्स ऑफ फाइनेंस कमीशन, वर्क्स ऑफ फाइनेंस कमीशन। बेसिक से काम है, छोटे से। वित्त आयोग के कार्य, वित्त आयोग के, वित्त आयोग के कार्य, वित्त आयोग के कार्य। ठीक है भाई। अब वित्त आयोग के काम क्या होते हैं? तो काम बेसिक से हैं, आपको ज्यादा परेशानी, ज्यादा दिक्कत इनमें नहीं होगी। ठीक है शरीफ भाई, ना ना ऐसा नहीं है। ठीक, जैसे सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि संघ को प्राप्त जो नेट इनकम है उसको संघ व राज्यों के मध्य विभाजित करना। संघ को प्राप्त, संघ को प्राप्त, संघ यानी कि भारत सरकार, संघ को प्राप्त शुद्ध आगम, शुद्ध आगम, शुद्ध आगम ना समझ में आए, आगम का मतलब होता है इनकम, शुद्ध माने नेट, नेट इनकम। और ये नेट इनकम किससे हो रही होगी? ये नेट इनकम किससे हो रही होगी? ये नेट इनकम किससे हो रही होगी? सरकार की इनकम क्या है? हम जो टैक्स देते हैं वो सरकार की इनकम है। सरकार के पास जहीं कहीं से भी ब्याज के रूप में पैसा आता है, जो भी प्राप्तियां होती हैं, जो भी रिसीविंग होती हैं, वो सरकार की इनकम होती है। वो रिसीविंग ही सरकार की इनकम होती है, यानी कि कर और प्राप्तियों से, कर व प्राप्तियों से जो आपको इनकम प्राप्त हो रही है, किससे बच्चे? टैक्स यानी कि कर, वाह जो भी आपके पास प्राप्तियां आती हैं, रिसीविंग आती हैं, जैसे ब्याज ही आ गई, किसी को लोन दिया था वो ब्याज आ गई। ठीक, ये सब आपकी इनकम होती है। कर व प्राप्तियों, प्राप्तियों यानी कि रिसीव, रिसीविंग, कर व प्राप्तियों से, ब्रैकेट बंद। आगे क्या कह रहे थे हम? संघ को शुद्ध इनकम, संघ की जो शुद्ध इनकम है उसे बच्चे, संघ को प्राप्त शुद्ध इनकम को संघ व राज्यों के बीच, संघ को प्राप्त, यहां प्राप्त रह गया बच्चे, प्राप्त और लिख लेना नहीं तो ये सेंटेंस गड़बड़ा जाएगा। संघ को प्राप्त शुद्ध इनकम को संघ व राज्यों के बीच, संघ व राज्यों के मध्य, संघ व राज्यों के मध्य के मध्य बांटना, संघ व राज्यों के मध्य बांटना। सर इस लाइन का मतलब क्या है बच्चे? बिल्कुल सिंपल मतलब है, बिल्कुल सिंपल मतलब है कि इंडिया में जो भी नेट इनकम बनी है, तो मैंने कहा कि भाई जितनी भी भारत सरकार को इनकम प्राप्त होती है, जितनी भी टोटल इनकम प्राप्त हो रही है, उस इनकम में वित्त आयोग कहता है, मैंने कहा था सलाह देता है, सलाह मानो मत मानो वो एक अलग बात है, क्योंकि ये कैसी संस्था थी? ये सलाहकारी संस्था थी। विनय यादव, मैं आपका सारा रिकॉर्ड क्लास देख लिया हूं, आज पहली बार ऑनलाइन क्लास में आया हूं, प्रणाम, बहुत बढ़िया स्वागत है विनय। ठीक है, तो मैंने कहा कौन सा स्लाइड है? स्लाइड नंबर 3 है बच्चे। ठीक, मैंने आपसे फाइनेंस कमीशन पहले ही बताया था, एडवाइजरी बॉडी है, सलाहकारी संस्था है। ठीक, ये कोई डिसीजन नहीं देती, ये कि होगा ही होगा, इसके डिसीजन बाध्यकारी नहीं है, सलाहकारी है। तो ये सलाह देती है कि जितना भी इनकम बना है, मान लो कि इनकम 100 रुपया बना है, 100 रुपया, तो ये सलाह देती है कि 40 रुपए केंद्र रख ले, 40 रुपए केंद्र रख ले, और 60 रुपए किसको दे दे? राज्यों को दे दे। 60 रुपए इनकम में से किसको मिल जाए? राज्यों को मिल जाए। अब आप कहेंगे सर राज्य भी तो 28 हैं, राज्य भी तो 28 हैं, तो इन 60 में से, इन 60 में से किस राज्य को कितना मिलना है, किस राज्य को कितना मिलना है? क्योंकि 28 राज्य हैं, ये भी कौन डिसाइड करता है? ये भी कौन सलाह देता है? वित्त आयोग देता है। किसको ज्यादा देना है, किसको कम देना है, ये सारे काम किसके हैं? वित्त आयोग के हैं। ये पॉइंट भी मैं मेंशन कर रहा हूं, देख लीजिएगा, ये पॉइंट भी मैं लिखे दे रहा हूं कि राज्यों को जितना दे रहा है, जैसे अभी 60 रुपए दिलवाए हमने, 100 रुपए की इनकम बनी,
वित्त आयोग ने कह दिया 40 केंद्र रख ले, 60 राज्यों को मिले, तो किस राज्य को कितना देना है ये भी वित्त आयोग बताएगा। और इस पॉइंट को भी लिख लेना मेरे बच्चे, राज्यों को प्राप्त आगमों को, राज्यों को 60 रुपए दिलवाए थे हमने, तो राज्यों की इनकम हो गई 60 रुपए। राज्यों को प्राप्त इनकम में से जो 60 रुपए मिल गए थे उन्हें मैं कहूंगा आगम। राज्यों को प्राप्त आगमों यानी कि इनकम को, आगमों यानी कि इनकम को राज्यों के मध्य बांटना, राज्यों के मध्य विभाजित करना, राज्यों के मध्य विभाजित करना, राज्यों के मध्य विभाजित करना, राज्यों के मध्य विभाजित करना। ठीक है भैया, आपने 100 रुपए इनकम करी थी भारत की टोटल, तो 40 रुपए केंद्र को दिलवा दिए, 60 रुपए राज्यों को। अब राज्यों के बीच में भी तो बांटने, तो 60 रुपए में से कितना कितना किस राज्य को मिलेगा, ये भी कौन कर रहा है, वित्त आयोग कर रहा है। ये भी कौन कर रहा है, वित्त आयोग कर रहा है। ठीक है, हाँ पहले क्लास को जहां से रोकते थे वहीं से स्टार्ट होता था, लेकिन अब शुरू से होता है भाई। एप्लीकेशन की कहानी मुझे पता नहीं रहती भाई, ठीक है, टेक्निकल बंदा तो मैं हूं नहीं। ठीक, आगे क्या कह रहा है कि भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देना, राज्यों की संचित निधि से, राज्यों की संचित निधि से, अगला काम है इसका, राज्यों की संचित निधि। आगे पढ़ोगे आप, संचित निधि पढ़ोगे आगे। संचित निधि, संचित निधि का मतलब होता है कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड से राज्यों की संचित निधि से, सॉरी राज्यों की संचित निधि से काहे को, संघ की संचित निधि से होगा बच्चे, सो सॉरी, ये हमसे राज्य लिख गया यहां पर, संघ लिख लो या भारत लिख लो। भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से राज्यों को, राज्यों को सहायता अनुदान देना, राज्यों को सहायता अनुदान देना, सहायता अनुदान, सहायता अनुदान, अनुदान समझते हैं, डोनेट, डोनेशन, जैसे आप डोनेट करते हैं, दरवाजे पे कोई भिखारी आ जाता है, आपने उसे आटा डाल दिया, उसे 5 रुपए दे दिए, तो ये होता है अनुदान। और क्या अनुदान कभी वापस मांगा जाता है? आपने जो भिखारी को 5 रुपए दिए, क्या आप उसे वापस मांगेंगे? कि अगले दिन वो भिखारी आपको फिर से दिख गया, आपने कहा लावेला कल 5 रुपए दिए थे ना तुझे, कल 5 रुपए दिए थे। शरीफ भाई, कंसोलिडेटेड फंड आपका खजाना, आपका पूरा खजाना, आपकी पूरी घर की जमा पूंजी, ये होती है कंसोलिडेटेड फंड। अभी इतना समझ लें, अभी इतना समझ लें कि शरीफ भाई किसी भी घर की जो जमा पूंजी है, जैसे मान लो मेरे घर की पूरी जमा पूंजी मिला करके अभी 50,000 रुपए निकले घर में, 50,000 रुपए, तो वो मेरी घर की पूरी जमा पूंजी मेरा संचित निधि है। अब उससे मान लीजिए मेरा कोई दोस्त परेशान है, उसे कोई पैसों की समस्या है, तो मैंने कह दिया भाई दिए ले चल, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देके उसे भूल गया, मैं देके उसे भूल गया। ठीक, जैसे मान लो दादा दादी ने पैसा जमा कर रखा था, दादा दादी ने, मैं फिर वही एग्जांपल दे रहा हूं परिवार का, दादा दादी ने पैसा जमा कर रखा था। अब चाचा के घर में कोई दिक्कत समस्या हो गई, चाचा मान लो उनका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, वो काम पे नहीं जा पा रहे हैं, तो घर की स्थिति बिगड़ गई है चाचा के, चाचा का जो कमरा है, चाची बेचारी परेशान है, बच्चों की फीस देनी है, ठीक है, स्कूल की किताबें लानी है, ड्रेस बनवानी है, घर में आटे दाल की व्यवस्था करनी है, तो दादा दादी क्या करेंगे, उस पैसे में से दे देंगे चाचा को, ले भाई तू काम चला, ले, दे के भूल गए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो दादा दादी की जमा पूंजी थी उनमें से कुछ हिस्सा राज्य को दे दिया, राज्य यानी कि पापा चाचा ताऊ को, कि जाओ काम चलाओ, आपके पास नहीं है अभी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये मांगा नहीं जाता, इसीलिए अनुदान कहा जा रहा है। दान में दी गई चीज वापस नहीं मांगी जाती, याद रखना, ये सहायता है। जैसे मान लीजिए कि भैया बिहार में अभी भूकंप आ जाए, बिहार में, भगवान ना करे कि मेरी जीप पे सरस्वती बैठी हो और बाई चांस आ जाए, आप कहें कि मास्टर आपने कहा था बिहार में भूकंप आ गया, ठीक, तो एग्जाम्पल दे रहा हूं, या हिमाचल में आ जाए और भाई हिमाचल में भूकंप आ गया, तो भाई अब वहां पर परेशानी हो गई, अब वहां की
लोग बेचारे परेशान है। राज्य सरकार क्या करे अपनी तरफ से, तो केंद्र क्या करता है, सहायता अनुदान दे देता है, भाई ये लोग काम चलाओ। ठीक, ये भी सिफारिशें कौन करता है, ये भी काम किसके हैं, ये वित्त आयोग के काम है। ये कहेगा कि भाई फलाने राज्य में बड़ी दिक्कत है, वहां वित्त अनुदान चाहिए तो दे दिया जाएगा। ठीक, ये तीनों पॉइंट क्लियर है। अब चौथा पांचवा पॉइंट अगर आपको चाहिए, चौथा पांचवा पॉइंट अगर आपको चाहिए, आपको एक कंसेप्ट समझना होगा। आप में से कुछ लोग पॉलिटी पहले भी पढ़े हुए हैं तो वो लोग जानते होंगे। एक हमारे यहाँ एक संस्था काम करती है जिसको कहते हैं हम पंचायत, जिसको कहते हैं हम पंचायत। ठीक है, पंचायत कहां होती है, गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में। पंचायत कहां होती है बच्चे, सर ग्रामीण क्षेत्र में होती है, रूरल एरियाज में होती है। और ऐसे ही शहरों में क्या होती है, म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिका, म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिका, नगर पालिका, ये होती है शहरी क्षेत्र में, ये होती है शहरी क्षेत्र में। ठीक है, अब मान लो जैसे अभी आपने केंद्र और राज्य के बीच वित्त का बंटवारा करवाया। ठीक है, जो वित्त आयोग था उसने कहा कि भैया इतना रुपया, मैंने अभी कहा मान लो कि 100 रुपया था, 100 में से 40 पहुंचा सेंट्रल को, 40 पहुंचा सेंट्रल को, और 60 पहुंचा मान लो किसको, 60 पहुंचा राज्यों के लिए, 60 राज्यों के लिए आ गया। अब राज्य भी तो 28 हैं, यूपी बिहार एमपी बहुत सारे, किसको कितना मिलेगा, किसको कितना मिलेगा। तो मेरे साथियों इनमें से एक राज्य मैंने पकड़ा, मान लो यूपी, और यूपी के लिए आए हैं 10 रुपए, यूपी के लिए 10 रुपए आए हैं, यूपी के लिए 10 रुपए आए हैं। अब यूपी में दो तरह के क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र। तो इन 10 रुपए में से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी जाएगा, इन 10 रुपए में से शहरी क्षेत्रों के लिए भी जाएगा, और इन 10 रुपए में से यूपी की सरकार भी अपने पास रखेगी। सुनना, इसके 3 हिस्से होंगे, इसके 3 हिस्से होंगे। इन 10 रुपए में से एक हिस्सा जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, एक हिस्सा जाएगा शहरी क्षेत्रों के लिए, और एक हिस्सा खुद यूपी गवर्नमेंट अपने पास भी रखेगी। रखेगी कि नहीं रखेगी, जैसे सेंट्रल में हो रहा है वैसे यहां भी होगा। लेकिन यहां वित्त आयोग नहीं करता, मैं आपको पहले ही बता देता हूं, यहां वित्त आयोग ये काम नहीं करता है। यहां के लिए अलग से आपने एक संस्था बनाई है, ये काम कौन करेगा, ये काम करता है राज्य वित्त आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है ये काम। कौन करता है बच्चे, स्टेट फाइनेंस कमीशन ये काम करता है, जो आर्टिकल नंबर 243 आई में मिलता है। आर्टिकल 243 आई में पढ़ोगे जब आपको पंचायत पढ़ाऊंगा, जब आपको पंचायत पढ़ाऊंगा। ठीक, तो राज्य वित्त आयोग क्या करता है कि भैया जो भी पैसा आया है, जो भी पैसा राज्यों के लिए आया है, उसमें से थोड़ा हिस्सा पंचायतों को, थोड़ा हिस्सा नगर पालिका को, और थोड़ा हिस्सा राज्य खुद अपने पास रखे, यानी राज्य सरकार अपने पास रखे। ये काम कौन करता है, राज्य वित्त आयोग। यानी राज्य वित्त आयोग इनको पैसे दिलवाता है राज्य सरकारों से। और आपको पता है पंचायतें कब से आई, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब से मिला, 11वीं अनुसूची में, सर 73वां संविधान संशोधन 1992। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा कब से मिला, 74वां संविधान संशोधन 1992। 11वीं 12वीं अनुसूची इन्हीं के लिए है। ये 11वीं अनुसूची है, ये 12वीं अनुसूची है, आप लोग जानते होंगे। ये 11वीं अनुसूची, ये 12वीं अनुसूची। तो इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। यानी कि राज्य वित्त आयोग ये चाहता है कुल मिलाकर के कि पंचायत और नगर पालिका को जो भी काम करने हैं, इनके पास पैसों की कमी नहीं पड़नी चाहिए, तभी तो क्षेत्रों का विकास हो पाएगा। सोचो, अगर पंचायत में पैसे की कमी है तो उस गांव का विकास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर नगर पालिका क्षेत्रों में पैसे की कमी है तो उस नगर पालिका का विकास होगा, नहीं होगा। तो मेरे बाबू राज्य वित्त आयोग ये सोचता है कि कहीं ना कहीं इनके पास पैसों की कमी ना हो, और पैसों की कमी ना हो तो इसकी सिफारिशें ये किससे करेगा। ये पैसे आ कहां से रहे थे, ये पैसे आए तो यहां से है ना, ये पैसे आए कहां से हैं, ये पैसे यहां से आए हैं। यानी कि केंद्र वाला जो वित्त आयोग है, सेंट्रल वाला जो फाइनेंस कमीशन है, वहीं से तो ये पैसे आए हैं, वहीं से तो ये पैसे आए हैं।
आए हैं कि नहीं आए हैं? जी हाँ सर, बिल्कुल आए हैं। तो बेटा ये क्या करता है, पंचायत नगर पालिका में सप्लाई में कोई कमी ना हो, अनुपूर्ति में कोई कमी ना हो, इन्हें जो काम करने हैं ये कर पाए, इसके लिए सिफारिश करता है वित्त आयोग से कि संचित निधि को बढ़ाओ। किसकी? किसको पैसा ज्यादा लाओ, किसको पैसा ज्यादा दो? राज्य सरकारों को पैसा ज्यादा दो, जिससे कि पंचायत नगर पालिका पे पैसा ज्यादा पहुंचे। बताओ समझ में आया? बताओ समझ में आया? राज्य वित्त आयोग सिफारिश करेगा किनके लिए? पंचायत नगर पालिका के लिए। किससे करेगा? केंद्र के वित्त आयोग से, क्योंकि पैसा वही दिलवा रहा है। ठीक, क्या कहेगा कि भैया यूपी जैसे जो अन्य राज्य हैं उनकी संचित निधियों में पैसा ज्यादा डलवाओ, इनके पास पैसा ज्यादा आएगा तो ये पंचायत नगर पालिका को भी ज्यादा दे पाएंगी, जिससे कि इनको प्रॉपर सप्लाई हो पाए, जो भी चीजें इनको चाहिए वो अरेंज हो पाए। क्लियर है? बोलें, लिख दूं इस पॉइंट को, लिख दूं इस पॉइंट को, समझ में आया? यही होता है सरकार का तीसरा स्तर। पहले सरकारें 2 स्तर वाली होती थी, केंद्र राज्य, लेकिन अब भारत में 3 स्तरीय सरकारें हैं। ये तीसरा स्तर है लोकल गवर्नमेंट्स, स्थानीय सरकार, पंचायत नगर पालिका। आइए लिखे देते हैं इस पॉइंट को। 3 पॉइंट मैंने यहां लिख दिए थे, 3, चौथा लिख रहा हूं मेरे बच्चे, चौथा काम है इसका, मतलब नंबर ही डाल देते हैं, परेशान हो गया आप। 1 2 3, चौथा पांचवा आगे लिख देते हैं, चौथा और पांचवा, चौथा और पांचवा दोनों पॉइंट एक साथ लिख दूंगा मैं, दोनों पॉइंट एक साथ। और ये पॉइंट आपके बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा है। बाद में क्यों जोड़ा है? क्योंकि पंचायत आई है 73वें संविधान संशोधन से और नगर पालिका आई है 74वें संविधान संशोधन से, तभी बच्चे इस पॉइंटों को जोड़ने की बात की गई थी, यानी इन्हीं अमेंडमेंट से पॉइंट जुड़े हैं। तो चौथा पॉइंट कब से जुड़ा? कब से जुड़ा है? 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 1992 से जोड़ा, ये चौथा काम इसका। और पांचवा काम कब से जोड़ा? 74वें संविधान संशोधन 1992 से जोड़ा। ठीक, चौथा पॉइंट पंचायत के लिए होगा क्योंकि 73वें से पंचायत आई थी। पांचवा पॉइंट आपका नगर पालिका के लिए होगा क्योंकि नगर पालिका कब से आई थी? 74वें से। लिखा क्या है मेरे बच्चे कि राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, राज्य वित्त आयोग द्वारा, दोनों एक साथ लिख रहा हूं मैं, राज्य वित्त आयोग द्वारा, स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, सिफारिश यानी कि रिकमेंडेशन, सिफारिशों के आधार पर, सिफारिशों के आधार पर राज्यों में पंचायत नगर पालिका में संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए, राज्यों में पंचायत यानी कि ये चौथा पॉइंट हो गया, पंचायत यानी कि ये चौथा पॉइंट हो गया, ये 73वें संविधान संशोधन से आया था। राज्यों में पंचायत या नगर पालिका, ये पांचवा पॉइंट के लिए हो गया। लाइन सेम है इसलिए मैंने एक साथ लिख दे रहा हूं इनको, पंचायत के लिए चौथा पॉइंट, नगर पालिका के लिए पांचवा पॉइंट। ठीक, आप अलग से लिखना चाहते हैं अलग से भी लिख सकते हैं, बस बाकी लाइनें सेम रहेंगी। चौथे में पंचायत, पांचवें नगर पालिका। राज्यों में पंचायत नगर पालिका के संसाधन वो चीजें होती हैं जिनसे काम किया जाता है। मान लो कि भैया नलकूप लगाने हैं तो पैसा संसाधन ही तो होगा, पैसा संसाधन ही तो होगा। ठीक, संसाधनों यानी कि रिसोर्सेस, संसाधनों को हम कहते हैं रिसोर्सेस की अनुपूर्ति, अनुपूर्ति का मतलब होता है सप्लाई, अनुपूर्ति का मतलब होता है सप्लाई, या सप्लीमेंट भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सप्लाई कह लो, सप्लीमेंट कह लो, सप्लाई कह लो, सप्लीमेंट कह लो, एक ही बात है। सप्लीमेंट के लिए
राज्य की संचित निधि में, राज्य की संचित निधि, भाई जैसे केंद्र की जमा पूंजी है ऐसे ही राज्यों की भी होती है, उसी से ही तो बजट आता है, संचित निधि से ही सब पैसे खर्च होते हैं जमा पूंजी में से। राज्य की संचित निधि को या में संवर्धन करना, में संवर्धन, संवर्धन, संवर्धन ना समझ में आए तो वृद्धि लिख लेना ब्रैकेट में, इंक्रीमेंट, वृद्धि करना, वृद्धि करना। तो जो चीज मैंने अभी पिछली स्लाइड पे समझाई थी वही लिखा हूं। देखो सिफारिश मैंने कहा था कौन करेगा, राज्य वित्त आयोग करेगा, लिखा है जी हाँ सर। किससे करेगा, केंद्र वाले वित्त आयोग से। ठीक, क्या करेगा कि जो पंचायत और नगर पालिका हैं उनमें जो भी काम होना है, उनको जो कुछ भी चाहिए, जो भी संसाधन चाहिए, जो भी रिसोर्सेज चाहिए, उनकी कमी ना पड़े, उनकी अनुपूर्ति हो जाए, उनकी सप्लाई हो जाए, उनकी सप्लाई हो जाए, इसके लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ा दो, राज्य की संचित निधि को बढ़ा दो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को इंक्रीज कर दो। ये सिफारिश करता है राज्य वित्त आयोग। जो पिछली स्लाइड पे समझाया था कि राज्य वित्त आयोग इनमें पैसे तब दिलवा पाएगा, इनमें पैसे तब दिलवा पाएगा जब किसके पास पैसे ज्यादा आने लगे, स्टेट के पास पैसे ज्यादा आने लगे। बताओ समझ में आया, बताओ समझ में आया। हां, अगर वित्त आयोग के साथ राज्य शब्द ना लिखाओ, वित्त आयोग क्या कोई सा भी आयोग हो, जैसे निर्वाचन आयोग होता है, चुनाव आयोग कहते हो आप उसे, अगर किसी आयोग के साथ कौन सा शब्द ना लिखाओ, राज्य शब्द ना लगाओ, तो समझ जाना वो केंद्र का ही आयोग है। राज्य के जितने भी आयोग होते हैं उनके साथ राज्य शब्द लिखा मिलता है। ठीक है, राज्य शब्द लिखा मिलता है। शरीफ भाई कह रहे हैं ये दोनों पॉइंट आर्टिकल 243 में है, बच्चे यहीं पर हैं, लेकिन अभी मैं आपको वित्त आयोग के काम बता रहा हूं इसलिए यहां पर मेंशन किया है, क्योंकि सिफारिश आप किससे कर रहे हो, कौन करेगा ये काम शरीफ, आर्टिकल 243 आई में राज्य वित्त आयोग लिखा हुआ है। पंचायत पढ़ोगे तब पढ़ोगे, आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक होती है पंचायत, उसी बीच में आर्टिकल 243 आई भी पड़ता है जिसमें राज्य वित्त आयोग की बात है, जो पंचायत नगर पालिका में पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन कराता है, वित्त का डिस्ट्रीब्यूशन कराता है, किससे, राज्य सरकारों से। क्लियर है, बोले एक बार, काम तक की बातें क्लियर है। ये होता है आपका 280 आर्टिकल नंबर। 281 बहुत ही छोटा है, 281 बहुत ही छोटा है, 281 बहुत ही छोटा सा है, ये तो लिखते ही समाप्त हो जाएगा। आर्टिकल 281, आर्टिकल 281 क्या कहता है भाई, कि राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों यानी कि रिपोर्ट को, राष्ट्रपति बोले तो प्रेसिडेंट, वित्त आयोग की सिफारिश यानी कि रिपोर्ट को, वित्त आयोग की सिफारिश, वित्त आयोग की सिफारिश, और ये सिफारिश किस में करेगा, रिपोर्ट्स में करेगा, जो भी रिपोर्ट इन्होंने तैयार करी है, यानी कि रिपोर्ट को संसद में रखवाते हैं, संसद में रखवाते हैं, संसद में रखवाते हैं। पूछे आपसे वित्त आयोग की रिपोर्ट को संसद में कौन रखवाते हैं, राष्ट्रपति रखवाते हैं। कौन सा आर्टिकल कह रहा है, बता दीजिएगा, 281 कह रहा है। कौन कह रहा है, 281 कह रहा है। तो समझ में आया वित्त आयोग, पहले कभी वित्त आयोग ऐसा पढ़ा आपने, कभी वित्त आयोग इस तरीके से पढ़ा आपने, कभी वित्त आयोग के बारे में इतनी जानकारी मिली आपको, समझ में आया नहीं आया, ये भी एक पॉइंट है। क्लियर हुआ मामला, क्लियर हुआ मामला, मामला क्लियर होना चाहिए मक्खन की तरह। ठीक है, चलें आगे। अब बेटा आर्टिकल 264 में था निर्वचन यानी व्याख्या, इंटरप्रिटेशन, किसकी व्याख्या थी, वित्त आयोग की, आपको बता दिया है। आगे अब हम बात करते हैं 264 से आगे चलते हैं 265, आर्टिकल 265, आर्टिकल 265 बहुत प्यारी बात कह रहा है बच्चे, बहुत प्यारी बात कह रहा है।
बहुत प्यारी बात कह रहा है। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा कि रोड साइड लोग ठेला लगाते हैं और 4 गुंडे आते हैं, लावेला हफ्ता, क्योंकि क्या है भाई ये हफ्ता, क्योंकि प्रोटेक्शन मनी, प्रोटेक्शन मनी, तुझ पे अटैक कोई नहीं करेगा, ये हमारी गारंटी है, लेकिन टैक्स दे। उसने कहा भाई कहां लिखा है, ये कौन से कानून में लिखा है? यानी कि टैक्स का मतलब है कानून में होना। और अगर कोई बिना कानून के, बिना लॉस के आपसे कोई भी पैसा ले रहा है, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इस बात को संविधान ने खुद कह दिया कि विधि के प्राधिकार के बिना कर नहीं, विधि के प्राधिकार के बिना कर नहीं, विधि के प्राधिकार के बिना, विधि के प्राधिकार के बिना, विधि के प्राधिकार के बिना कर नहीं, विधि के प्राधिकार के बिना कर नहीं। अर्थात नो टैक्स, नो टैक्स विदाउट अथॉरिटी, विदाउट अथॉरिटी, ऑथोरिटी ऑफ लॉ, ऑफ लॉ। यानी आप कोई भी ऐसा टैक्स नहीं लगा सकते जो कानून से ना बना हो या कानून से ना लिंक करता हो। तो भैया कोई भी सरकार नया टैक्स लाए, जैसे जीएसटी आया, जीएसटी आया तो प्रॉपर एक कानून बना, प्रॉपर संविधान में ठीक है भाई। तो मैंने आपसे कहा कि विधि के प्राधिकार के बिना कर नहीं, अर्थात नो टैक्स विदाउट अथॉरिटी ऑफ लॉ। अगर कानून के बिना आप टैक्स लगा रहे हो, एक ऐसा टैक्स लगा रहे हो जो किसी भी कानून में नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि वो लग पाए। किसने रोका? संविधान ने रोका। अगर कल से कोई नया टैक्स लगाना है सरकार को, कोई भी नया टैक्स, कोई भी नया, भाई लिखना पड़ेगा, कानून में लिखना पड़ेगा। जीएसटी आप लाए, आपने संविधान में संशोधन किया 101वां, ठीक है, सारी बातें लिखी, तब जाकर के जीएसटी आया। अगर कल से आप कोई नया टैक्स लाना चाहते हो कि भैया जमीन पे चलना भी टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, जमीन पे चलने पे, जैसे अभी वाहन चलते हैं ना, हाईवे पे आप व्हीकल चलाते हो तो टोल टैक्स देते हो, टोल टैक्स। ऐसे ही मान लो कल से पैदल चलने पे भी अगर टैक्स लगा रहे हो तो पहले दिखाओ भैया कौन से कानून में। कानून के बिना आप टैक्स नहीं लगा सकते, तो इस बात को लिख लेना। अर्थात बिना विधि निर्माण किए, अर्थात बिना विधि निर्माण किए, बिना विधि निर्माण किए, बिना विधि निर्माण, बिना विधि निर्माण, बिना विधि निर्माण किए ना तो कोई टैक्स लगाया जाएगा, ना तो कोई टैक्स, टैक्स यानी कि कर लगाया जाएगा। लगाने का मतलब होता है अध्यारोपित, लगाया यानी कि अध्यारोपित, इंग्लिश में कहते हैं इम्पोज। इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चे इस वर्ड को? इम्पोज, अध्यारोपित, ब्रैकेट में लिख लेना, इम्पोज लगाया जाएगा, ना ही वसूला जाएगा। ठीक है, कोई गुंडा आपसे वसूलने आ गया, लाबिला टैक्स, अबे कहां लिखा है तेरा टैक्स है, कहां है तेरा टैक्स कि चौथ वसूलेगा तू हमसे है? एक तो रोड साइड ठेला लगा रहे हैं, पुलिस वाले डंडे मार के भगा देते हैं तुझे, और टैक्स दे। कहां लिखा है तेरा टैक्स? किस कानून में लिखा है तेरा टैक्स? ठीक, ना ही वसूला जाएगा, ना ही वसूला जाएगा। वसूलने का मतलब होता है वसूलना यानी कि उगाना। उगाना ना समझ में आए, संग्रहित लिख लेना, संग्रहित, इंग्लिश में कहेंगे कलेक्शन, कलेक्ट, इंग्लिश में क्या कहेंगे बच्चे? कलेक्ट। वसूलना, उगाना, संग्रहित, या ब्रैकेट में लिख लो कलेक्ट, कलेक्ट, वसूला जाएगा।
तो ना तो कोई टैक्स लगाया जा सकता है कानून बनाए बिना, ना ही उसे वसूला जा सकता है। कौन से आर्टिकल ने कह दिया, याद रखना, कौन से आर्टिकल ने कह दिया? कोर्ट में वकील नोच लेते हैं और बीमारी हो जाए तो डॉक्टर नोच लेते हैं, इनके लिए कोई नियम नहीं है भाई। 3 कोटों से, 3 ड्रेसों से भगवान बचाए, सफेद खाकी काला, सफेद खाकी काला। ये प्रैक्टिकल बातें हैं, क्योंकि इन पे फंडे हैं, इनके हाथ में तरीके हैं। डॉक्टर के हाथ में आपका पूरा ये शरीर जो है ना, ये मशीनरी इतनी कीमती है कि अगर मेरे बाबू इसमें कुछ हो जाए तो आप इसे सही कराए बिना कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है? क्योंकि आप जानते हैं ये शरीर है तो मैं बाद में भी पैसा कमा सकता हूं, लेकिन यही नहीं रहेगा तो पैसा कब कमेगा? इसलिए आप उस सफेद कोट के झांसे में आ जाते हैं। कोई खाकी कोट आपके पीछे पड़ जाता है, आप परेशान हो जाते हैं, यार ये और लग गया, तो उसे भी हटाने का प्रयास करते हैं। या काला कोट आपके पीछे लग गया, आप उससे भी निश्चित होना चाहते हैं, तो भैया आप ये सोच के चलते हैं कि जीवन पहले है, जीवन पहले। और जीवन कैसे? शांति वाला, एक अच्छे वातावरण वाला। अगर माइंड पे प्रेशर रहेगा हर समय तो कैसा जीवन है बताओ? इसीलिए आप उनसे छुटकारा पाने के लिए चाहते हैं, इसी वजह से आपको नोच लेते हैं। ये हमारी मजबूरियां हैं, इस वजह से आपको ऐसा लगता है, और इन मजबूरियों का दूसरा आदमी फायदा उठा रहा है, वो एक अलग बात है, ठीक है? पर कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। कहते हैं ना कि अगर किसी को सता करके आपने कमाया है तो कहीं ना कहीं निकल जाएगा, ईमानदारी से कमाया है वो आपके साथ रहेगा। तो ईमानदारी से कमाइए, धीरे धीरे कमाओगे, लेकिन किसी को बद्दुआ नहीं मिलेंगी आपको। लेकिन बच्चे, किसी की बद्दुआओं से आया धन, सोच के देखो कि अगर एक डॉक्टर कह रहा है कि भाई ऑपरेशन होना है तेरे पापा का, अभी लेके आ 2 लाख रुपए, उस बेटे पे बेचारे पे 2 लाख रुपए नहीं है, वो कहीं से भी उधार लेकर के अपना जीवन गिरवी रख रख के अपनी माँ के गहने बेच करके लेके आया है। उसके माँ पर, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी, और उसके बाद भी उसके पिता ना बचे, उसके बाद भी उसके पिता ना बचे। लेकिन डॉक्टर वाले कहेंगे बॉडी निकालनी है बाहर, 1 लाख रुपए और हॉस्पिटल का पेमेंट हो गया, वो और दे, तब जाकर के तेरी बॉडी देंगे तेरे पापा की। ऐसी बद्दुआएं लेकर के अगर पैसा कमाना है तो ऐसा पैसा जीवन में किसी काम का नहीं है, वो कहीं ना कहीं निकल जाएगा। पुलिस वाले रिश्वत मांगते हैं, आप भी जाओगे, आप भी उसी डिपार्टमेंट से जुड़ने जाओगे, ठीक है? आप में से भी बहुत लोग जाएंगे, तो आप लोग भी अगर ऐसे काम करेंगे तो खुद देखिए बाबू, ये पैसा फलता नहीं है, ये पैसा कहीं ना कहीं निकल जाता है, आप बचा ही नहीं सकते। आप सोचे कि मुझसे नहीं निकला, आपकी आने वाली पीढ़ी से निकलेगा, वो भुगतेगी, आपकी कर्मों का फल वो भुगतेगी, लेकिन भुगतना पड़ेगा, यहीं भुगतना पड़ेगा। तो किसी की बद्दुआओं से, किसी की मन को परेशान करके, उसके दिल को रुला करके कभी भी पैसा मत कमाना मेरे भाई। भले ही भूखा रह लेना, भूखा रह लेना अपनी, पर इन चीजों में मत पड़ना। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को तो इस लायक बनाए कि आप लोग उन लोगों की हेल्प कर पाओ जो असहाय हैं, जो असहाय हैं, जिनके पास सपोर्ट के लिए कुछ नहीं है। आप लोग ऐसा बनने का प्रयास करें कि हम समाज में उन लोगों के लिए सपोर्ट करें जिस समाज से हम लोग आए हैं, क्योंकि आप लोगों ने गरीबी देखी है, आप लोगों ने इन प्रताड़नाओं को सहा है। तो जब सह के आए हो तो दूसरे पे भैया गुस्सा मत निकालना, प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा। आपके साथ जो हुआ है उसे दूसरे के साथ ना होने देना, बल्कि ये मत कर देना कि जैसा मेरे साथ हुआ मैं तो बहुतों के साथ करूंगा, ये गलत है। सुधार लाओ। परेशानी, अपनी परेशानी दूसरे पे मत थोपना कि मेरे साथ हुआ था मैं करूंगा ना, ये गलत है, ये अच्छा समाज नहीं है। क्लियर है? तो ये बात जीवन में जरूर उतार लेना, ठीक है मेरे भाइयों। और इसे बच्चे एक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। जब ये सिद्धांत क्वेश्चन बन के आता है तो लोग घूम जाते हैं। क्या कहते हैं इसे? बिना प्रतिनिधित्व कर नहीं, इसे बिना प्रतिनिधित्व कर नहीं, बिना प्रतिनिधित्व, बिना प्रतिनिधित्व, इसे बिना प्रतिनिधित्व, बिना प्रतिनिधित्व कर नहीं का सिद्धांत कहते हैं, का सिद्धांत कहते हैं, का सिद्धांत कहते हैं, का सिद्धांत कहते हैं। समझ में आया ये लाइन? नो टैक्स, प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ
नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव। बताओ बच्चे, ये लाइन आपकी समझ में आई है कि बिना प्रतिनिधित्व का कर? कभी आपसे पूछे कि बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? अर्थात इतना है बच्चे कि कानून कौन बनाते हैं? कानून, विधि, लॉ कौन बनाते हैं? सर कानून बनाती है संसद, संघीय विधायिका। जैसे मैं केंद्र की बात करूं तो कौन बनाती है? संघीय विधायिका बनाती है, संसद बनाती है। बच्चे संसद में कौन बैठी है? संसद में बैठे हैं लोकसभा और राज्यसभा। कहीं ना कहीं ये लोग किसके प्रतिनिधि हैं? सर ये लोग पब्लिक के प्रतिनिधि हैं। यानी कि बिना हमारे प्रतिनिधित्व के कैसे टैक्स आ गया? यानी जब तक हमारे सांसद उसे बनाने की प्रोसेस में नहीं थे तो वो कानून नहीं होगा, और कानून नहीं होगा तो टैक्स नहीं होगा। समझ में आया? हाँ, सिफारिश रिपोर्ट के अंदर ही आती है सुनील। अगर मैं कोई सिफारिश करूंगा, जैसे मुझे मान लो मोदी जी अपॉइंट कर दें कि बताओ शिक्षा के क्षेत्र में क्या होना चाहिए, तो पहले मैं रिपोर्ट तैयार करूंगा, उसी में ही तो सिफारिश करूंगा कि मोदी जी ये काम होना चाहिए। तो ये लाइन समझ में आई आपको कि बिना प्रतिनिधित्व कर नहीं का मतलब मेरा क्या है? बिना प्रतिनिधित्व कर नहीं का मतलब क्या है कि भैया प्रतिनिधि क्या बनाते हैं? हमारे सांसद, हमारे विधायक क्या बनवाते हैं? सर कानून बनवाते हैं। यानी जब हमारा प्रतिनिधित्व है ही नहीं तो काहे का टैक्स, जब कानून बना ही नहीं तो काहे का टैक्स। समझ में आया? समझ में आई लाइन? क्योंकि कानून कौन बनाते हैं? सर संसद बनाती है, भारत में संघीय विधायिका बनाती है, और वहां बैठते हैं सर सांसद, चाहे सत्ताधारी दल के हों चाहे विपक्ष के हों, होते तो जनता के प्रतिनिधि हैं। और जब जनता के प्रतिनिधियों ने कोई कागज ऐसा बनाया ही नहीं तो काहे का टैक्स? बोलो समझ में आ गया? 265 क्लियर है? 265 क्लियर है? सभी साथियों को समझ में तो आया? समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है मतलब पैसा वसूल हो रहा है। वैसे पैसा इतना लिया नहीं है आपसे, पर मैं वसूल इतना कराऊंगा आपको कि आप कहेंगे कि सर इसे चुकाया नहीं जा सकता। क्लियर? तो इससे आगे की कहानी साथियों मैं आपको कल बताऊंगा। आज के लिए तो इतना ही रखूंगा, ठीक है, क्योंकि समय हो चुका है, अगली भी क्लास है। तब तक के लिए सभी शेरनियों से विदाई चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।